हेलो बच्चों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेके हाजिर हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बायो-सावर्ट का नेम और इसके बहुत सारे अनुप्रयोग, जिसके ऊपर जितने भी आपके न्यूमेरिकल सवाल आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट में, IIT मेंस में जहाँ भी आपसे पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ करो मेरे साथ में। जल्दी से 5 मिनट में हम इन सारे टॉपिकों को रिवाइज़ करते हैं जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने बायो-सावर्ट के लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। तो जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशंस था वो कुछ इस प्रकार से था कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर था और हमसे पूछा गया था कि इस फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। और इस एंगल को हमने φ1 बोला था और ये हमारा ऊपर वाला φ2 हुआ था। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो कुछ ऐसे आई थी, μ0I/4πa और ब्रैकेट में sin φ1 प्लस के sin φ2, ठीक है। अगर आपके पास कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है और आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो याद रखना, ये जो स्मॉल a है वो पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये φ1 है वो इस एज के साथ बनने वाला एंगल है और φ2 है वो इस एज के साथ बनने वाला एंगल है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है। इसमें हमने कुछ केस पुट किए थे, जिसमें पहला केस हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो ये आपका वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, कैसा हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, और हमसे पूछा जाए कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा कुछ ऐसे चेंज हो जाता है। इस वाले केस में हमारा φ1 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाती है और φ2 की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। और इस वाले केस में जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, μ0I/, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और 1 + 1 2 हो गए, इसको कट करेंगे तो बन जाएगा 2πa, ठीक है। और इसके अलावा एक केस हमने और पढ़ा था इसमें जो आपके काम का है कि हमारे पास वापस से एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और आपको इसके सिंगल किसी एज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस वाले केस में आपका जो φ1 होता है, क्योंकि वो एक बेटा ये जो पॉइंट है वो एज पे रखा हुआ है ना, तो इस वाले केस में φ1 0 बन जाता है और इसको ले जाने के लिए हमें मार्कर को ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना बन जाता है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो ये एक बनेगा 0 और एक बनेगा 90, तो 0 पर वैल्यू 0, 90 पर वैल्यू 1 होने की वजह से जो इस केस में b की वैल्यू आती है वो आती है μ0I/4πa। और इन सभी में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि स्मॉल जो a है वो कैसी डिस्टेंस है बेटा, ये परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम द आपका फाइनाइट लेंथ वायर, आपकी जो परिमित लंबाई का तार है उससे, और आपका ये स्मॉल a है वो कैसी है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी है आपकी, ठीक है जी। ये आपके कुछ केसेस थे जो आपने सीखे थे। अच्छा, हमने इसमें एक केस और बताया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं पॉइंट पे इसी यानी वायर के ऊपर आ गया, तो अगर मान लो ये पॉइंट आपका जो भी पॉइंट है आपका वायर के ऊपर आ गया, तो इस केस में b की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, 0 हो जाती है। यानी अगर आपका वायर उसी पॉइंट से पास हो जाए जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो उस केस में आपका थीटा 0 बन जाता है। थीटा 0 की वजह से आपका आंसर कितना आता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये था आपका पहला एप्लीकेशन ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से। इसके बाद हमने इसका एक एप्लीकेशन और पढ़ा था और वो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से था कि मान लो आपके पास एक वायर एक करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R और इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है कैपिटल I। तो हमने कैलकुलेशन की थी कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसके सेंटर पे जो b की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह से आई थी, μ0I/2r। कितना आता है हमारा, μ0I/2r आएगा, ठीक है जी। कई बार आपसे पूछेगा कि एक्चुअलिटी में कंप्लीट लूप ना देखे, कुछ इस लूप का पार्ट दे देगा, समथिंग कुछ एंगल फाई दे देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लूप का ये पार्ट हो गया और इस लूप के पार्ट की वजह से सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा कितना है, अल्फा। आपसे पूछेगा कि यहाँ से यानी अगर मैं इसको नाम दूँ, ये हमारा समथिंग x हो गया, ये y हो गया, तो आपको ड्यू टू x y जो एलिमेंट आपका है, ये पार्ट जो आपका है ये वाला यहाँ से लेके
यहाँ तक का, इसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सर अगर बी की वजह से यानी कंप्लीट जो लूप है अगर वो इतना वैल्यू दे रहा है तो जो अल्फा है वो कंप्लीट का कितना पार्ट है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब एक कंप्लीट लूप था तो इसने सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म किया, 2 पाई का। कितने का? 2 पाई का। ठीक है, तो दोबारा से कि जब एंगल की वैल्यू 2 पाई थी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था सर? ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सही है, यानी जब ये पूरा कंप्लीट घूम के एक सर्कल बन गया था, इस तरह से सर्कल बन गया था, तो इस केस में एंगल हमारा 2 पाई बना। और 2 पाई जब हमारा एंगल था रेडियन में तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर इस एंगल की वैल्यू 1 रेडियन हो जाए 1, तो बेटा अपन जानते हैं ना इस वाली वैल्यू की अपन डिवाइड कर देते हैं ऐसे, है ना। आपने मेथड पढ़े होंगे बचपन में कि अगर 2 पाई रेडियन में से अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या इसका डिवाइड कर दें इधर, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइड बाई कितना बेटा? 1 अपॉन 2 पाई। और हमसे कितना एंगल देगा आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा कि आपको समथिंग कुछ एंगल अल्फा बीटा गामा जो भी दे रखा होगा, तो इसकी वजह से चेक करो। अगर मैं किसी अल्फा रेडियन की बात करता हूँ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाई अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर मान लो आपके लिए कुछ एंगल दे रखा हो और उस एंगल की वजह से यानी कंप्लीट लूप ना दे के लूप का कुछ पार्ट दे रखा हो, तो उस वाले केस में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाई जो आपके पास एंगल गिवन है वो पुट कर दो और उसमें 2 पाई का डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमसे पूछा गया है। ठीक, तो ये कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन थी। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने सब चीज़ पढ़ रखी है, बस मैं आपको सीधा क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर सीधे और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल जिसमें 2 इन्फिनिट वायर दे रखे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों के बीच में यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि आपका वायर है वो जंप करके बाहर आ रहा है। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जब भी आपको क्वेश्चंस करने हो तो आपको एक काम कर लेना है सबसे पहला कि आप अपने जो भी सेटअप दे रखा है उस सेटअप में या जितने भी आपके लिए वायर दे रखे हैं, चाहे वो कर्व फॉर्म में दे रखे हों, चाहे वो फाइनाइट लेंथ का हो, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, आप उसको ब्रेक कर लो। यानी ये तो हमारे पास पूरा का पूरा एक ही वायर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा वायर दे रखा है क्या, तो हमने इनके नाम दे दिए, फर्स्ट वायर हो गया एंड देन ये हो गया हमारा सेकेंड वायर। ठीक, और दोनों कैसे बेटा? इनफाइनाइट लेंथ के हैं क्या, और इनफाइनाइट लेंथ के बेटा बीच में हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है क्या। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको रिवाइज कराया था। अगर बात करें ड्यू टू फर्स्ट वायर तो बताओ B1 कितना आएगा? B1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आपका? B का फॉर्मूला कितना था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A, क्योंकि इस वाले केस में φ1 भी 90 बन जाता है और φ2 का मान भी 90 हो जाता है। ठीक है, तो कितना आता है वो 2 पाई A आता है क्या? तो चेक करते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का मतलब म्यू नॉट, आई का मतलब करंट फ्लो, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें बेटा? आई अपॉन 2 पाई। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? स्मॉल a, दैट मीन्स अभी भी कितना आएगा? स्मॉल a। ठीक है, बट हम b का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो साथ में इसकी डायरेक्शन भी चाहिए हम लोगों को। डायरेक्शन के लिए वही आपका लॉ, अपने जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इस आपके लॉज के बारे में कि अगर आपको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, अपने राइट हैंड के थंब को लेकर चलो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चेक करते हैं बेटा, करंट हमारी इधर जा रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो ये मेरे पास वायर है, मैंने अपने राइट हैंड के थंब को किधर कर रखा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और फिंगर्स को चेक करते हैं। फिंगर्स बेटा चेक करेंगे फिंगर्स को, तो देखो फिंगर्स को आपका एक पॉइंट नीचे दे रखा है, नीचे वाले पार्ट में, या तो पॉइंट नीचे वाले पार्ट में होगा या पॉइंट आपका ऊपर वाले पार्ट में होगा। ठीक है, अगर नीचे वाले पार्ट की देखेंगे तो बेटा हमारी फिंगर्स नीचे वाले पार्ट में टर्न हो रही है अंदर की तरफ। किधर जा रही है? हमारी इनसाइड जा रही है ना। और जब फिंगर्स हमारी इनसाइड जाती हैं तो डायरेक्शन आपकी कैसी आती है? परपेंडिकुलर इनसाइड आती है। और अगर कहीं भी डायरेक्शन आपकी फिंगर्स बाहर निकल रही हैं ऐसे, तो वो कैसी आती है? परपेंडिकुलर आउटसाइड आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वैल्यू तो इतनी आ गई। और चूंकि फिंगर्स हमारे नीचे की तरफ टर्न हो रही थी इसलिए, अंदर की तरफ टर्न हो रही थी इसलिए बेटा कैसा लग गया? क्रॉस लग गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट वायर के लिए। चलो सेकंड की कैलकुलेशन करते हैं। V2 निकालो बेटा। V2 इक्वल टू म्यू नॉट का मतलब म्यू नॉट, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो म्यू नॉट का मतलब म्यू नॉट। कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें? आई
अपॉन 2 पाई। बेटा पॉइंट की डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये भी स्मॉल है, तो वैल्यू तो दोनों की सेम आ रही है। पक्का। डायरेक्शन चेक करते हैं। डायरेक्शन के लिए वही करो, थंब को लेके चलो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और देखते हैं फिंगर्स किधर जाएंगी। पॉइंट पी आपका इधर ही इसी हिस्से में है क्या, और इस हिस्से में देखेंगे तो बेटा क्या आपकी फिंगर्स अंदर जा रही हैं, बोर्ड के कहाँ जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। और अगर डायरेक्शन आपकी फिंगर्स बोर्ड के अंदर जा रही हैं तो वापस से कैसा आ गया, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो वापस से कैसा हो गया, परपेंडिकुलर इनसाइड हो गया। और देखो ये भी परपेंडिकुलर इनसाइड है, ये भी परपेंडिकुलर इनसाइड है, तो दैट मीन्स दोनों कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में आ गए। और सेम आ गए तो बेटा देन बताओ नेट कितना आएगा, बी नेट निकालोगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी नेट, नेट जो कैसे करते हैं बेटा, वेक्टर सम लेके। और वेक्टर सम क्या कहता है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो, अपोजिट में हो तो माइनस कर दो। तो अभी कैसा है, ये भी क्रॉस का ये भी क्रॉस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना b1 प्लस के b2 हो गया, तो कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस के म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और ए से ए कट जाएगा तो आंसर कितना बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, जो किस डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इनसाइड, क्रॉस वाली में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको शेयर करो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। वापस से वही सिस्टम आपके लिए, वही नेटवर्क दे रखा है, वही डायग्राम दे रखा है आपके लिए। डायग्राम में देखेंगे तो वापस से वही 2 इन्फिनिट वायर दे रखे हैं हमारे पास, सेम डायरेक्शन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम है। दोनों में चेंज क्या है कि पिछली बार पॉइंट पी यहाँ था, अब पॉइंट पी रख दिया इन्होंने ऊपर, और क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो जैसा आप जानते हो मैंने आपको क्या बेटा क्या बताया मैंने आपको कि आप अपने जो डायग्राम दे रखा है उसको पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ये हमारे पास एक इन्फिनिट वायर हो गया तो इसको नंबर 1 दे दिया, ये दूसरा इन्फिनिट वायर हो गया तो इसको नंबर 2 दे दिया। सही है, कोई समस्या? अच्छा, वैल्यू तो बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह सेम आएंगी क्योंकि करंट और जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो बताओ b1 की वैल्यू कितनी आई थी थोड़ी देर पहले, b1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। सही है, म्यू नॉट आई का मतलब करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की स्मॉल है तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कोई समस्या? डायरेक्शन, अब अगर पॉइंट बदला है तो देखते हैं डायरेक्शन पे कोई चेंज तो नहीं आया। तो देखते हैं ये वाली डायरेक्शन बेटा वही अपने राइट हैंड के थंब को किधर करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चेक करो फिंगर्स के बारे में। अब आपका पिछली बार पॉइंट पी नीचे था, अब कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। तो देखो ये थंब गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पक्का। और अगर फिंगर्स को देखेंगे तो इस हिस्से में फिंगर्स आपकी बोर्ड के अंदर जाएंगी और बोर्ड आपका पॉइंट नीचे नहीं है, पॉइंट तो ऊपर है। तो ऊपर आने के लिए बेटा क्या फिंगर्स को ऐसे वायर के पीछे से घूम के आना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपके पास कौन है, वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से। तो आपको करना क्या है, अपने थंब को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखते हैं पॉइंट पी इधर नहीं है, कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो आपको देखना होगा, देखो आपकी फिंगर्स ऐसे कर लूँगी, ऐसे घूम के जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। तो ये फिंगर्स आपको इस वाले पॉइंट पर बाहर आती दिख रही है या अंदर जाती दिख रही हैं। तो आपको पता चलेगा सर यहाँ से तो ये मुंह चमका रही है ना, इसका मतलब ये किधर आ रही है, बाहर आ रही है। और बाहर वाले केस में डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, परपेंडिकुलर आउटसाइड, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। तो ये तो आ गया b1 का इस वाले वायर के लिए। अच्छा, इस वाले वायर की बात करते हैं। इस वाले वायर के लिए बात करेंगे तो बेटा वैल्यू बताओ पहले तो, करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, इसलिए म्यू नॉट आई। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है, तो वैल्यू 2 पाई इंटू डिस्टेंस का मतलब ए हो गया। वैल्यू तो अभी भी सेम है। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड को थंब ऊपर लेके चले गए, पॉइंट पी इधर आ रहा। तो बेटा चेक करो फिंगर्स अंदर जा रही हैं और फिंगर्स अंदर जाएंगी तो कैसी डायरेक्शन आएगी, क्रॉस वाली आ जाएगी क्या। तो एक तो डॉट के फॉर्म में, दूसरा क्रॉस के फॉर्म में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे कैसे हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए। और अगर अपोजिट हैं तो बताओ देन मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, देन बी नेट कैसा आएगा। अपोजिट होने पर दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और चेक करो दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए दोनों कट के आंसर कितना दे देंगे आपके लिए, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, यानी एक्चुअलिटी में डायरेक्शन भले ही करंट की सेम हो, अगर आपने पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर दिया तो आंसर आपका बदल जाएगा। अब आपके पास अब आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा बेटा। एक बार आप क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ लेंगे, वापस चेक करना कितनी वैल्यू आने वाली है, ठीक है।
और एक बार पॉइंट को यहाँ लेके चलना और चेक करना कि आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है। डिस्टेंस सेम रखना, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ भी डिस्टेंस सेम रखना। ये वाला मैं करा चुका हूँ आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही, ये अब करा दिया मैंने। ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट पर आपको स्वयं करना, खुद से करना, और बेटा यहाँ भी आपको खुद से करना है और चेक करना आंसर्स में क्या चेंज आ रहे हैं। यानी जब ये दोनों वायर परपेंडिकुलर होते हैं तो इस केस में आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से 2 मैंने करा दिए, बाकी रिमेनिंग 2 आप अब खुद कर सकते हो। तो करना और मुझे कमेंट करना कि सर हमसे हुए या नहीं हुए। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन। आपके लिए एक स्क्वायर फॉर्म में एक लूप दे रखा है, एक वर्गाकार लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से। आपको ये बताना है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, यानी आपका जो पॉइंट ओ है वहाँ इन चारों की वजह से कितना, यानी इस वर्ग की वजह से, स्क्वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो पहला काम वही है, अपने डायग्राम्स को पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो चेक करते बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 एक फाइनाइट वायर आ गया तो इसको नंबर 1 दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा फाइनाइट वायर हो गया तो इसको नंबर 2 दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का तीसरा फाइनाइट वायर है तो इसको नंबर 3 दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया नंबर 4। ठीक है, बढ़िया। चेक करते बेटा, सिंगल वाले की चेक करेंगे तो देखो यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ करवा रहा है तो बताओ इस वायर की यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर ये टोटल ए है और ये स्क्वायर है तो बेटा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। सही है, और हम जानते हैं बेटा सेंटर अगर ये है तो बेटा जितना पार्ट ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे वाला, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो लाइन है वो हमारी इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी। तो ये ऊपर वाले ए हो जाएगा यानी a/2, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, a/2। सही है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस वाले हिस्से को, पहले वाले वायर को यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ आपका। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया और ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ आपका कुछ ऐसे बना। ठीक है, ऐसे ये वाली बेटा ये आपका a/2 है, ये भी आपका a/2 है, ये भी आपका a/2 है। करंट आपकी कैपिटल आई फ्लो हो रही है। ठीक, तो अब इस सर ये ना तो ये इन्फाइनाइट वायर तो है नहीं, ये कैसा है, फाइनाइट वायर है क्या। फाइनाइट वायर के लिए वैल्यू कितनी आती है, v = μ0I/4πa, और इधर बेटा sin φ1 प्लस के sin φ2। ठीक है, अच्छा φ1 तो ये वाला एंगल होता है क्या, और φ2 हमारा ये वाला एंगल होता है क्या। जैसा कि आपको पता होगा ये तो नीचे वाला φ1 होता है, ऊपर वाला φ2 होता है। अब सर सबसे पहले जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें φ1 φ2 नहीं पता हो, क्योंकि ये कैसा वायर है हमारा, फाइनाइट वायर है। तो देखते हैं, अगर अपन इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें बेटा तो इस वाले में यहाँ बेस आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, a/2 का। सही है, और आपका बेस कितना है, a/2 का। और अपन जानते हैं tan थीटा क्या कहता है, tan φ2 यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी a/2 और ये भी a/2 और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। यानी tan वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रखा है ना, और tan अगर 1 वैल्यू दे रहा है तो दैट मीन्स एंगल 100% कितना रहा होगा, 45 डिग्री का। यानी ये जो एंगल है वो कितने का आएगा, ये जो एंगल है यहाँ से वाला ऊपर वाला कितना आएगा, 45 डिग्री। नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ भी बेस आपका a/2 है, परपेंडिकुलर भी a/2 है, तो यहाँ भी tan लगाएंगे तो ये भी वापस से कितना बनेगा, 45 डिग्री। दैट मीन्स इस वाले वायर वाले इस वाले सिस्टम में, इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर है आपका ये वाला, इसमें ऊपर वाले एंगल 45 डिग्री का, नीचे वाला एंगल 45 डिग्री का। और इन सारी वैल्यूज को बेटा यहाँ पुट करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा, b की वैल्यू कितनी आएगी। तो b कुछ ऐसे आना चाहिए, b = μ0I/4π। a इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वायर। और बेटा यहाँ पर वो वायर आपकी डिस्टेंस कितनी है, a/2 है, भूल मत जाना। यहाँ कितनी है बेटा, a/2, तो बन जाएगा आपका a/2। ठीक है जी, और ये बन जाएगा आपका sin 45 डिग्री और प्लस के sin 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अच्छा 2 से इसको कट कर दें, 2 से कट है 2 टाइम्स, तो b = μ0I/2πa। बेटा ये 45 का मतलब 1/√2 और ये कितना बन जाएगा, 1/√2। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा देखो ये आएगा कुछ μ0I/2πa, और एलसीएम लेने के बाद ये कुछ आ जाएगा 2/√2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और देखो बेटा 2 से 2 कट गया क्या, इसका मतलब जो b आने वाला है फर्स्ट बार के लिए, जिसको मैं b1 बोल देता हूँ, b1 = कितना मिलेगा, ये बनेगा कुछ μ0I/ कितना बेटा, देखो √2 ये बच रहा है तो ये आगे आ जाएगा, तो √2 नीचे बचा पाई। ओके, और साथ में कौन है, a, तो कितना आ गया, √2πa। ठीक है,
ये आ रहा है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो चेक करते हैं, थंब किधर गया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और चेक करते हैं, देखो पॉइंट ओ आपका इस सेक्शन में आ रहा है क्या, तो देखते हैं सेक्शन के लिए क्या आपकी फिंगर्स अंदर जाएंगे बोर्ड के अंदर, और बोर्ड के अंदर जाएंगी तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी हमारी, क्रॉस वाली। सही है, बढ़िया। और चलते हैं आगे, अब सेकंड वायर की बात करते हैं। सेकंड में तो सेकंड में देखो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी थी a/2, तो देखो यहाँ भी कितनी है a/2, ये डिस्टेंस वापस से यहाँ भी कितनी है a/2, यहाँ भी कितनी है a/2, तो ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री। तो यार कहने का मतलब ना तो डिस्टेंस चेंज हुई ना एंगल चेंज हुए, तो क्या बताओ क्या बी की वैल्यू चेंज होगी क्या, क्योंकि वापस से एक केस ही बनेगा सेम टू सेम। ठीक है, तो सेकंड बार के लिए भी आपका V2 कितना आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू μ0 I अपॉन जी, कितना निकाला इधर अपन ने √2 πa। हाँ वैल्यू सेम है क्योंकि वायर की लेंथ सेम है, एंगल सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो डायरेक्शन करने के लिए बेटा आपका वायर कैसे है, ऐसे जा रहा है ना, तो ये आपका वायर हो गया। सही है, थंब किधर जाना है आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट। चेक करो पॉइंट, पहले आप सबसे पहले पॉइंट को चेक किया करो कि पॉइंट नीचे है या ऊपर है इसके। तो पता चला बेटा पॉइंट इस वायर के जस्ट नीचे बैठा हुआ है क्या, तो नीचे वाले सेक्शन में फिंगर्स हमारी किधर जाएंगी, अंदर जाने वाली हैं। और अगर ये ऊपर होता तो बाहर निकलती, बट फिलहाल के लिए किधर है, ये अंदर है। और अंदर वाले केस में डायरेक्शन कैसे आती है हमारी, क्रॉस वाली, तो दैट मीन्स ये कैसा हो गया, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, थर्ड वाले वायर की बात करेंगे तो वापस से वायर सेम है, डिस्टेंस सेम है, एंगल भी सेम बनेंगे, तो आंसर वापस से कितना आएगा, सेम ही आएगा μ0 I अपॉन √2 πa। बट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्शन चेक करो बेटा, वायर किधर आ रहा है, नीचे, वायर आपका नीचे। ठीक है, फिंगर्स को सॉरी हैंड को ऐसे ही करना है, थंब किधर चला गया, नीचे। चेक करते फिंगर्स, पॉइंट आपका उधर ही है, वायर के इधर है ना, तो चेक करो इस वाले सेक्शन में फिंगर्स किधर जाएंगी, परपेंडिकुलर इनसाइड जाने वाली है, और इनसाइड वाले के लिए वापस क्या होगा, क्रॉस। तो ये वापस से क्या लग गया, क्रॉस लग गया। ठीक है, और आपका नंबर 4 है, तो आपको पता चल गया होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए है वही इसके लिए आएगा, वही इसके लिए आएगा, और वही इसके लिए आएगा। तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी बेटा, V4 भी सेम आएगा μ0 I अपॉन √2 πa डायरेक्शन। तो चेक कर लेते हैं डायरेक्शन बेटा, करंट ऐसे जा रही है क्या, तो करंट की डायरेक्शन हमारा थंब चला गया, फिंगर्स देखो ऊपर ही पॉइंट आ रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से के लिए फिंगर्स कहाँ जाएंगे, अंदर। तो ये भी कैसा आ गया, ये भी बन गया हमारा क्रॉस। तो कहने का मतलब आपके पास 4 वायर थे, 1 2 3 एंड 4, चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया 1 V1 V2 V3 एंड V4। तो और आपको क्या करना है, नेट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, नेट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। नेट फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं बेटा डायरेक्शन क्या है चारों की, जो डायरेक्शन आ रही है वो चारों की कितनी है, सेम आ रही है ना, सभी के पीछे क्रॉस लगा हुआ है। और सेम डायरेक्शन आने पर क्या करते हैं अपन लोग, ऐड कर देते हैं। तो बताओ देन बी नेट कितना आएगा, बी नेट इक्वल्स टू जी B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस के B4। चारों की वैल्यू इक्वल है तो अपन डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 कितना बन जाएगा, μ0 I अपॉन √2 πa। और √2 से इसको कट करेंगे तो 2 √2 टाइम्स कट जाएगा। तो आंसर जो फाइनली आएगा आपका वो कुछ इस तरह से आएगा। फाइनल जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसे आएगा, V0 इक्वल्स टू जी 2 √2 μ0 I अपॉन π इंटू a। ये आएगा आपका आंसर, जिसकी डायरेक्शन जो आएगी वो कैसी आएगी बेटा, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनसाइड। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन इस तरह से, जैसे आपको डायग्राम देख रखा है, हमारे पास ये वाला इन्फिनिट लेंथ का वायर हो गया, ये हमारा इन्फिनिट लेंथ का वायर हो गया, और यहाँ पर एक हमारे पास सेम ही सर्कुलर लूप दे रखा है, कॉल दे रखी है। आपको ये बताना है कि पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाला है अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रही हो तो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसका आंसर निकाल लो। चलो बेटा, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, चेक करते हैं बेटा। देखो ये हमारा इन्फिनिट लेंथ का वायर है तो इसको नंबर 1 बोल दें, ये हमारा अलग प्रकार का वायर है तो इसको नंबर 2 बोल दें, और ये वापस से अलग वायर आ गया तो ये इसको नंबर 3 बोल दें। क्या, तो कहने का मतलब हमारे डायग्राम में 3 पार्ट्स हो गए, ये वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर।
तो चेक करते हैं बेटा B1 के लिए। सबसे पहले B1 फर्स्ट बार की वजह से, फर्स्ट बार को अगर बेटा यहाँ ये बार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो क्या ये पॉइंट O से पास हो रहा है क्या? तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका पॉइंट O उस वायर पर रखा हो या वायर को आगे एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर अगर वो पॉइंट O से पास हो जाए, तो दैट मीन्स उस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि μ0/4 I dl sin थीटा, थीटा कितना हो जाता है बेटा हमारा? 0 हो जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्या रीज़न है बेटा? क्योंकि ये वाला वायर उसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है जी। बात करते हैं B2 की। ये B2 कैसा है हमारा? B2 कैसा है? सेमी सर्कुलर लूप है। अच्छा बेटा, सेमी सर्कुलर लूप है, तो हमने आपको ये बोला था कि जब होल लूप होता है तो आंसर μ0I/2r कितना आता है होल लूप के लिए? μ0I/2r। लेकिन अगर लूप का कोई पार्ट दे रखा होता है तो कितना आता है? μ0I/2r α/2π। सही है। आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। देखते हैं बेटा, यहाँ सेंटर पे कितना कौन एंगल बनेगा आपके लिए? ये आपका 180 का मतलब पाई बन जाएगा क्या? और पाई बनेगा तो देखो ये आंसर कितना आएगा? दैट मीन्स μ0 करंट आई, रेडियस आपकी ये r, सॉरी दे रखी थी पहले से, ये रेडियस r है, तो ये 2r हो गया, अल्फा की वैल्यू पाई हो गई, ये कितना हो गया? 2π हो गया, पाई से पाई कट हो गया ना, तो आंसर कितना आएगा आपका? ये कुछ ऐसे निकल के आता है μ0I/4r। आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर आपकी कॉइल दे रखी हो, जो आपका लूप है वो कंप्लीट दे रखा हो और उसको सेंटर पे फाइंड आउट करना हो, तो आंसर कितना आएगा? μ0I/2r फॉर करंट कैरिंग लूप के लिए, कंप्लीट लूप के लिए। और अगर वो आधा लूप दे रखा है, आधा हिस्सा दे रखा है आपके वृत्ताकार कुंडली का, तो इस केस में μ0I/4r, यानी इसका कितना कर देंगे? आधा। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए कितना दे रखा है बेटा बताओ? आधा दे रखा है ना, तो आधे वाले केस में आंसर कितना आएगा? μ0 कितनी करंट फ्लो रही है इसमें? I/4r। ठीक, कोई समस्या जी? और ये तो होगी वैल्यू। डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो बेटा स्ट्रेट वायर के लिए हमारे पास लूप होता था कि थंब को कर दो किधर? डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को चेक करो। लेकिन सर्कुलर लूप के लिए करंट आपका लॉ क्या होता है कि आपको फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जो आपकी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है? अपने फिंगर्स को करना है कर्ल, और देखना है आपको थंब को चेक करो, क्या मेरी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल हो रही हैं? क्या किधर घूम रही है मेरी फिंगर्स? जिस तरह से करंट फ्लो हो रही है मेरी फिंगर्स उसी तरह से घूम रही हैं। तो चेक करो मेरा थंब किधर जा रहा है? क्या बेटा थंब इनसाइड जा रहा है क्या? आपके प्लेन के इधर, यानी बोर्ड के किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है ना। और अंदर की डायरेक्शन को क्या कहते हैं अपन लोग? सर ये तो कैसा हो गया? क्रॉस हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर अपन B3 को देखें बेटा, B3 के बारे में बात करें, देखो ये वाला वायर वापस से बढ़ाने पर इसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या? तो इसलिए आंसर कितना आ गया इसका? 0 आ गया। तो आपके लिए इसने 0 कर दिया, इसका 0 हो गया, इसी की वजह से आ रहा था ये वाला। और दैट मीन्स इसका मतलब बताओ B नेट कितना आ जाएगा? B नेट ओनली किसके को आएगा? B2 के, जो कितना है? μ0I/4r, और इसकी डायरेक्शन कैसे बेटा हमारी? क्रॉस वाली। तो ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अरे समझ में आ गया ना? तो आप चाहो तो इसको बस यहाँ से पॉजिटिविटी है बेटा कि हमें हाफ के लिए याद रख सकते हैं μ0I/4r, r इज द रेडियस ऑफ द लूप, और अगर ये होल लूप है तो आंसर कितना आता है? μ0I/2r। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या मिलता है आपके लिए। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से, आपके पास ऐसे एक सेटअप बना रखा है, वो कैसे बना रखा है वो पता नहीं है। यहाँ से करंट आई आ रही है इस लूप में, इस वायर में, इसके बाद यहाँ से करंट आई होके कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, और हमें ये बताना है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इसकी लूप की जो रेडियस है वो कितनी बेटा? कैपिटल R है। ठीक है, तो वही काम करना। पहले तो अपने वायर को ब्रेक करो बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेट वायर होगा तो पार्ट 1 बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कर्व आपका बेटा क्या कर्व दे रखा है, तो ये हमारा पार्ट 2 बन गया। ठीक है जी, बताओ फर्स्ट B1 के लिए बात करते हैं। B1 = आपको दिमाग में सेट हो गया होगा अगर सर B1 तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या? तो आंसर कितना? 0। ठीक है, इसकी बात करते हैं B2 की। B2 कैसा है? कंप्लीट लूप है या आधा लूप है? आधा है ना, तो आंसर कितना आता है? μ0I/4
4 इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी r, तो कितना आ गया 4r, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था आपके लिए। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन बेटा किधर करेंगे, फिंगर्स किधर चलनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फिंगर्स जा रही हैं करंट की डायरेक्शन में, सही है। थंब को चेक करो, क्या थंब हमारा बाहर की तरफ आ रहा है क्या, आउटसाइड, किधर जा रहा है बेटा परपेंडिकुलर आउटसाइड आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या लग गया हमारा डॉट लग गया, सही है। और कुछ बचा, कुछ भी नहीं है, तो बताओ बी नेट कितना आएगा, देन बी नेट आ जाएगा आपका सेंटर पर कितना बेटा, जो आएगा B2 के इक्वल में, और जिसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान है ना, नोट करो जल्दी से, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास अगला सवाल, जिसमें कुछ इस तरह का सेटअप बना रखा है, आपको ये बताना है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। कुछ नहीं करना है, जैसा भी हमने सीखा था, पहले चेक करो कि आपके डायग्राम में कितने पार्ट्स दे रखे हैं, तो देखा जाए तो इसको चेक करते बेटा। ये हमारे पास एक इन्फिनिट वायर है जो यहाँ तक चला है, ठीक है, और अगर ये यहाँ तक है तो बेटा देखो इसके किसी सिंगल एज पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है क्या, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ से लेके ये बेटा मेरा एक सर्कुलर रूप है क्या सेमी वाला, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो चेक करते हैं, बताओ सर B1 कितना आता है, B1 इक्वल्स टू फर्स्ट वायर के लिए बताओ, ड्यू टू एज, बेटा ये सिंगल आपका इन्फिनिट वायर दे रखा है, लेकिन सेंटर पर नहीं पूछ रहा है, एक एज पर पूछ रहा है, और एज का फॉर्मूला कितना आया था म्यू नॉट आई अपॉन, अपन जानते हैं कैलकुलेशन की थी, इस वाले केस में φ1 0 हो जाता है, φ2 कितना 90, याद है ना जी, तो कितना म्यू नॉट आई अपॉन बेटा आंसर 4 पाई ए, बोलना मेरे साथ में 4 पाई ए जी। डायरेक्शन बदल दी से, डायरेक्शन थंब किधर गया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट पी पर अपनी फिंगर किधर जा रही हैं अंदर की तरफ, तो क्या लग गया हमारा ये क्रॉस लग गया, ठीक है जी। ये कौन सा है हमारा, चेक करते हैं, ये हमारा कैसा है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर है, तो B2 कितना आएगा, अभी निकाला था म्यू नॉट, करंट कितना है I अपॉन सेमी सर्कुलर के लिए 4r, 4r का मतलब रेडियस कितनी तरह के इसमें, यहाँ भी r है, तो ये भी कितना आ गया 4r। डायरेक्शन चेक करते हैं, डायरेक्शन बेटा फिंगर्स गई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब को चेक करो, थंब किधर जा रहा है अंदर की तरफ, थंब किधर जा रहा है अंदर, और ये भी क्या हो गया क्रॉस, तो ये भी क्रॉस एंड ये भी क्रॉस, देन बी नेट कितना आ जाएगा बताओ, बी नेट इक्वल्स टू B1 प्लस के B2 दोनों को ऐड कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए प्लस के म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सही है। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन निकाल सकते हो, और वो कितना आ जाएगा देखना एक बार, म्यू नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, आई 4 बेटे ए नहीं है, सॉरी, ए की जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का माई मिस्टेक है, ए जो है वो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है r है ना, तो ये भी क्या बन जाएगी हमारी r बन जाएगी, कितना r, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। यहाँ a की जो वैल्यू कितनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस बनेगी ना r, तो बताओ कितना, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन आ गया इसमें से, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन पाई, और यहाँ बेटा सब कॉमन आके कितना बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर ली से, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कुछ इस तरह से है, इसमें आपको एक वायर दिख रहा है, इस वायर और इस लूप के बीच में यहाँ हल्का सा आपको गैप दिख रहा है, दैट में से दोनों ये वायर और ये वायर आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ कनेक्शन कंप्लीट है ही नहीं, तो इसलिए करंट ऐसे फोल्ड हुई, और यहाँ से बेटा कुछ इस तरह से यहाँ पास हो गई है, ठीक है। आपको ये बताना है कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो कुछ नहीं करना है सर, आपको वही करना है। अब देखो ये हमारा एक्चुअलिटी में कैसा वायर हो गया, इसमें से अगर अपन छोटा सा पार्ट हटा भी देते हैं तो वायर तो आपका इन्फिनिट रहेगा ना, कैसा वायर हमारा इन्फिनिट, तो इसको आप पॉइंट नंबर 1 यानी ये हमारा पहला पार्ट हो गया इस डायग्राम का, सही है। दूसरा ये हमारी कौन है बेटा, एक सर्कुलर लूप होगी ना, वृत्ताकार कुंडली हो गई हमारी, क्योंकि इसमें से बहुत बारीक से हट रहा है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ओके। तो चलो करो आंसर लगा लो फटाक से। B1 कैसा है हमारा इन्फिनिट वायर है, और ये पॉइंट O जो है क्या कहीं बीच में बैठा हुआ है क्या, और इस वाले केस में कितना आता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई ए, इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट, 2 पाई ए, 2 पाई ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट, 2 पाई ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट, 2 पाई ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट,
तार से आपके पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है वो होती है हमारी a, और बेटा यहाँ क्या ये जो O है सेंटर है क्या, और अगर सेंटर है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हर जगह कितनी चलेगी, r चलेगी ना, रेडियस होगी इसकी, तो ये डिस्टेंस होगी हमारी r। ठीक है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन के लिए थंब किधर जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉइंट चेक करो, पॉइंट नीचे या ऊपर है, तो सर ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में से फिंगर नीचे वाले हिस्से में से अंदर जाएंगी और ऊपर वाले हिस्से में से बाहर आएंगी, और जब बाहर आएंगी तो बेटा डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, क्या डॉट की फॉर्म में हो जाएगी क्या, तो डायरेक्शन होगा हमारी डॉट हो गई, पक्का। अच्छा इसकी बात करते हैं, कंप्लीट बेटा हमें लूप दिख रहा है, तो बताओ V2 कितना आ जाएगा, कुंडली के लिए बेटा वृत्ताकार कुंडली सर्कुलर लूप के लिए कितना आता है, μ0I/2, रेडियस कितनी है इसकी r। ठीक है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन के लिए ऐसे चलेंगे तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो अंदर के लिए क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, तो एक तो बाहर आ रहा है एक अंदर आ रहा है, तो बताओ b कितना आएगा, b नॉट कितना आ जाएगा, माइनस होने वाला है, माइनस में कैसे करते हैं, ज़्यादा माइनस के कम। ठीक है, इनमें से देखो आपका μ0I यहाँ भी है, μ0I यहाँ भी है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो इक्वल हो गया। नीचे की बात करें डिनोमीटर की, तो यहाँ पर 2π का मल्टीप्लाई, सॉरी पाई का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा है, यहाँ नहीं है, तो दैट मीन्स ये ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या कर देंगे b2 माइनस के b1, तो ये बन जाएगा μ0I/2r माइनस के μ0I/2πr। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, μ0I/2r कॉमन दिख गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बच गया बेटा 1/π, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नोट कर ली से, और चलते हैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है आपके लिए, इसमें से ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो गया इन्फिनिट लेंथ का, ये हमारे पास कॉइल का कुछ पार्ट दे रखा है, लूप का कुछ पार्ट दे रखा है, और ये वापस से एक इन्फिनिट दे रखा है। ठीक है, दैट मीन्स इस डायग्राम में कितने पार्ट हो गए, तो इन्फिनिट वायर हो गया, ये आपके पास एक लूप हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया क्या। ठीक है, और कैलकुलेशन कहाँ करनी बेटा, सेंटर पर, और इसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास r, तो बताओ आंसर b1। आप कंफर्टेबल होंगे, b1 इक्वल टू कितना बेटा, देखो इस वायर को आगे बढ़ाओ, क्या इसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, तो b1 कितना आ गया 0। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन डायरेक्टली पहले v3 फाइंड आउट करेंगे, तो v3 बेटा देखो ये वाला भी क्या इसी पॉइंट से पास होके जा रहा है क्या, तो v3 भी कितना हो गया हमारा 0। ओके, अब बचा कौन बेटा हमारा b2 निकालते हैं। b2 क्या ये क्या कंप्लीट कॉइल दे रखी है क्या, क्या एक आपका लूप कंप्लीट दे रखा है क्या, नहीं है ना, आपके पास ये लूप कंप्लीट नहीं है, और ये अगर ये लूप कंप्लीट नहीं है बेटा तो क्या करेंगे, एंगल वाला, तो चेक करो ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल, तो कितना बेटा ये 270 आपका ये कितना हो गया 270 डिग्री हो गया ना, 270 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं अपन 3π/2। तो बताओ इसकी वजह से कितना आएगा, v इक्वल टू μ0I/2r इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया 3π/2 अपॉन कितना बेटा 2π, सही है, तो पाई से तो क्या कर गया पाई गया, तो कितना आ जाएगा v2 इक्वल टू, यानी ऊपर बच गया 3, तो 3 μ0I/2 2 या 4 और 4 2 जा 8, यानी 8 हो गया r, कुछ इस तरह से आने वाला है। आप चाहो तो 270 में 360 का डिवाइड कर लो, तब भी आंसर कितना आएगा 3/4 ही आने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन बताओ बेटा, डायरेक्शन के लिए फिंगर्स किधर जा रही हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब किधर जाएगा अंदर की तरफ, और अंदर जाएगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी क्रॉस, पक्का। तो कितने फील्ड है हमारे पास, ये तो 2 0 हो गए, सिर्फ ये बचा, तो बताओ बी नेट कितना बन जाएगा, हमें बी नेट कितना मिलेगा, वो इक्वल हो जाएगा v2 के, और जो कितना है 3 μ0I/8r, और किधर है परपेंडिकुलर इनसाइड। ठीक है, अरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से, इसमें 2 सेमी सर्कुलर लूप दे रखे हैं, 2 अर्धवृत्त दे रखे हैं हमारे पास, ये हमारा अर्धवृत्ताकार कुंडली होगी, सेमी सर्कुलर लूप हो गया, एक ऊपर वाला लूप दे रखा है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, यहाँ से चली आई, इसके बाद ये आई गई, फिर यहाँ से और कुछ यहाँ से, अंदर वाले जो आपका लूप है उसकी रेडियस r दे रखी है, और बाहर वाले की बेटा इसमें r प्लस r ऐड करेंगे तो कितना दे रखी है 2r दे रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ बताना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करना है वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो जल्दी से, हो गया।
जी। तो क्या करेंगे बेटा, नाम दो, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ। डन हो गए? आंसर फटाक से आना चाहिए जी। B1 फर्स्ट की वजह से चेक करो के बार वहीं से पास हो रहा है क्या, 0। B2 बताओ बेटा, B2 इक्वस टू कैसा है, सेमी सर्कुलर लूप हो गया क्या, और सेमी सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट I अपॉन 4R आता है। तो 4 इंटू R का मतलब रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास, R ही है बेटा, ये R आ गया। ठीक है। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में कंफर्टेबल हो जाओ तो ऐसे फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर लिया तो थंब किधर जा रहा है, अंदर का मतलब लग गया क्रॉस। B3 बताओ, B3 की बात करेंगे बेटा, B3 क्या वापस से उसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, तो ये कितना हो गया, 0। ठीक है। चलो अब बचा हमारा B4। B4 भी कैसा बेटा, ये भी हमारे पास सेमी है ना, सेमी सर्कुलर है, तो बताओ आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट करंट I बटे 4 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी बड़े वाले, बाहर वाले की, अंदर वाले की R है तो R, बाहर वाले की R प्लस R का मतलब कितना हो गया, ये हमारा 2R हो गया, तो 2R आ गया। डायरेक्शन, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब किधर जा रहा है मेरा, बाहर की तरफ, तो बाहर का मतलब हो गया डॉट। सही है। तो बताओ B नेट कितना आएगा, B नेट, दो फील्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो बाहर की तरफ, सॉरी ये तो अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो दैट मीन दोनों एक दूसरे कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। और अपोजिट वाले केस में माइनस कर दे तो देखो ये ज़्यादा दिख रहा है हमें, नीचे 4R है, यहाँ कितना 8R है, तो ज़्यादा मास से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R माइनस के म्यू नॉट I अपॉन 8R। सही है। कुल एलसीएम लिख रहा है क्या इसमें से, म्यू नॉट I अपॉन 4R एलसीएम निकाल देते हैं तो 1 माइनस के 1 अपॉन 2 बन जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन 4R मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2, यहाँ से 1 अपॉन 2 बनेगा, और ओवरऑल आंसर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 2 जा 8R, यह आ जाएगी B की वैल्यू। अच्छा डायरेक्शन किधर आएगी, क्योंकि हमने ज़्यादा में से कम किया और ज़्यादा कौन सा, ये वाला, तो ओवरऑल जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, हमारा ज़्यादा वाले की डायरेक्शन जो कैसी है हमारी, क्रॉस। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करो कि सर समझ में आ रहा है, नहीं है तो कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो जो आपको नहीं आता वो हमें सेंड कर सकते हो। चला आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपके लिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको एक लूप दे रखा है, ठीक है, जिसकी जो साइड दे रखी थी बेटा स्मॉल a दे रखी थी, और इसमें करंट कैपिटल I फ्लो हो रहा है और कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर कुछ इस तरह से निकल गया है। ये हमारा स्क्वायर गिवन है, आपको वही फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। क्या लगाना बेटा, सेंटर O पर। तो करना क्या बेटा, वही आपको पहले इसके नंबर दो, ये 1 हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फाइनाइट है तो नंबर 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फाइनाइट है तो नंबर 3 हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वापस फाइनाइट तो नंबर 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनाइट लेंथ है तो नंबर 5 हो गया। कुछ बचा, ये रहा एक, ये बचा बेटा, ये नंबर हमारा हो गया 6। क्या नंबर नहीं कर सकते हैं अपन आराम से। तो बताओ B1 के बारे में बताओ, B1 इक्वस टू, आंसर बताओ B1 का बेटा, ये बाहर सीधा उसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, तो 0। ठीक है। ये स्क्वायर दे रखा है स्मॉल a, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड जो वाला किया था तो हमें पता था आंसर कितना आएगा। ठीक है। बट आप देख लेते हैं पहले तो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट कितनी आ रही है, I। जैसे वो इस नोड पर पहुँचेगी यहाँ, तो क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या, यानी कुछ करंट इधर चली गई और कुछ करंट हमारी इधर चली गई। पक्का। यहाँ कितनी ब्रांच है आपके पास, ये सिंगल ब्रांच और ये 2, यानी इधर भी 2 ब्रांच लगी हुई है सेम लेंथ की, और यहाँ भी 2 ब्रांच लगी हुई है सेम लेंथ की। इसका मतलब करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्या। अगर ऐसा नहीं होता, यानी यहाँ जाएगी I अपॉन 2, तो ये I अपॉन 2 यहाँ से चली जाएगी, यहाँ भी कितनी जाएगी I अपॉन 2, और यहाँ भी कितनी जाएगी आपकी I अपॉन 2, और दोनों ऐड होकर कितना बन जाएगा हमारा I। अच्छा, हमने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों ब्रांच में, यानी अगर मैं एक सिंगल ब्रांच का रेजिस्टेंस R मान लेता हूँ, जो प्रतिरोध है R मान लेता हूँ, तो बेटा R प्लस R का मतलब 2R हो जाएगा, दोनों सीरीज हो गया ना श्रेणी क्रम, तो इसमें 2R हो जाएगा, और यहाँ भी इस वाली ब्रांच का R और इस वाली ब्रांच का R, तो मतलब R प्लस R का मतलब ये भी 2R हो गया। तो इस वाली ब्रांच में 2R, नीचे वाली ब्रांच में 2R, दैट मीन्स क्या करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आधा इसमें और आधा इसमें, और इस वाले नोड पर, यानी इस वाले नोड पर पहुँच के वापस ऐड होकर यहाँ से पास हो जाएगी क्या। ठीक है, अरे है ना, बढ़िया। और अभी हमने बेटा थोड़ी देर पहले इस वाले सिंगल वायर के लिए जो कैलकुलेशन की थी, क्वेश्चन नंबर 3rd या 2nd जो भी था,
उस वाले में जो बी की वैल्यू आई थी कुछ ऐसे आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन अंडर रूट 2 पाई ए। याद आ गया? एंगल 45 का बना था, ये ए अपॉन 2 आता, ये ए अपॉन 2 आता, ए अपॉन 2 आता, और कैलकुलेशन करने पर वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही थी। तो बताओ B2 कितना आ जाएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? म्यू नॉट का मतलब म्यू नॉट, यहाँ I का मतलब करंट है जो कितना दे रखा, I अपॉन 2, अपॉन रूट 2 का मतलब रूट 2, पाई का मतलब पाई, और साइड वापस से ए दे रखी है तो ए आ गई। ठीक है, और जो बन जाएगी बेटा कितना, म्यू नॉट I अपॉन ए 2 उछल के नीचे आएगा तो 2 रूट 2 और पाई इंटू ए। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन थंब गया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर अंदर जा रही हैं, अंदर जाएंगे तो क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। B3 बताओ जल्दी से, B3 इक्वस टू सेम टू सेम है तो आंसर देखो, जितनी करंट यहाँ है उतनी करंट ये है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, तो आंसर कितना आएगा वापस से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट 2 और पाई ए करंट। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर जा रही है, नीचे, थंब नीचे गया, फिंगर्स वापस से अंदर जा रही हैं और अंदर जाएंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, वापस से क्रॉस लग जाएगा क्या, तो क्रॉस लग गया। 4 पे आ जाओ, B4 बताओ जल्दी से, B4 करंट बेटा वापस से सेम है, लेंथ सेम है तो वैल्यू अभी कितनी आएगी, सेम आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट 2 पाई इंटू ए। डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन अब डायरेक्शन चेक कर लो कि बदल तो नहीं गई है। तो वायर आपका ऐसे जा रहा है, थंब गया करंट की डायरेक्शन में, अब चेक करो पॉइंट आपका नीचे है या वायर के ऊपर है, तो देखो वायर के ऊपर रखा हुआ है और ऊपर है तो बेटा फिंगर्स को घूम के ऐसे आना पड़ेगा क्या, इसका मतलब अब यहाँ से फिंगर्स बाहर आएंगे ऊपर से, और ऊपर से बाहर आएंगे तो क्या लगा देंगे, इसमें डॉट लगा देंगे। आप इनको खुद से सॉल्व किया करो डायरेक्शंस को, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्शन, अपने हाथों का यूज नहीं करेंगे तब तक ये डायरेक्शन दिमाग में सेट नहीं होंगी। और इस चैप्टर में विदाउट डायरेक्शन हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा लास्ट बेटा कौन सा बच्चा हमारा, B5 बताओ, B5 का मतलब करंट दोनों में सेम है, लेंथ भी सेम है, तो आंसर तो म्यू नॉट आई अपन कितना आएगा, 2 रूट 2 पाई ए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए देखते हैं बेटा करंट नीचे आ रही है क्या, तो करंट नीचे आ गई तो थंब न गया मेरा नीचे। अब चेक करते हैं पॉइंट इधर है या इधर है, तो पता चला पॉइंट तो मेरी तरफ है और मेरी तरफ है, तो बताओ फिंगर्स मेरी तरफ आने के लिए क्या इनको घूम के आना पड़ेगा क्या, और घूम के आएंगे तो बताओ यहाँ से ऐसे घूम के बाहर निकलेंगे, देखो ऐसे घूम के आ रही है और वहाँ से घूम के बाहर आएंगे क्या, और बाहर आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वापस लग जाएगा डॉट। सही है, और आपका बच्चा B6, और B6 तो आपको पता चल रहा है बेटा उसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, तो कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपके पास, 6 हैं, 6 में से 2 तो हो गया 0, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपके बच्चे 1 2 3 और 4, तो बताओ बी नेट कितना मिलेगा, बी नेट कितना आएगा, बी नेट इक्वस टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, तो दैट मीन्स 2 तो प्लस के, कौन से, B2 प्लस के, B3 ये तो प्लस के हो गए। सही है, एंड B4 एंड B5 कैसे हो जाएंगे, अगले ये माइनस के हो जाए, B4 एंड B5 आपके माइनस के आ गए। और आपको पता है इसकी 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 यार हर किसी की जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू है वो इक्वल है क्या, तो इक्वल है तो ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, तो आंसर कितना मिलेगा, बी नेट इक्वस टू 0। ठीक है, कितना आ गया, बी नेट इक्वस टू 0। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आज के बाद एक क्वेश्चन यानी दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर आपके पास कोई लूप दे रखा है, उसकी ज्योमेट्री यानी उसके जो भी शेप दे रखी है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, हो सकता है वो आपका रेक्टेंगल फॉर्म में एक आयत दे रखा हो, एक वर्ग दे रखा हो, आपको एक ट्रायंगल दे रखा हो, आपको कुछ भी दे रखा हो, और एक एज से करंट आपकी एंटर कर रही है और एज से करंट हमारी बाहर जा रही है। अब वो एज कोई सा हो सकता है ये वाला हो जाए, ये वाला हो जाए, ये वाला कोई सा हो सकता है, और आपसे पूछेगा उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलवेज कितना आएगा 0, आपको सोचना नहीं है। लेकिन कब, जब एक एज से करंट एंटर हो और एक एज से करंट बाहर चली जाए तो आंसर कितना आता है, ऑलवेज 0 आता है। आपको विदाउट सॉल्व करके कितना लिख देना है, 0। जैसे कि मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इस पैटर्न के ऊपर, देखते हैं क्या आते हैं। तो ये आपके कुछ और सवाल दे रखे हैं जिसमें देखो आपके पास एक लूप दे रखा है, एक एज से करंट एंटर हो रही है, दूसरे से बाहर जा रही है, इसका मतलब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक एज से एंटर हो रही है, दूसरे से बाहर जा रही है। सिमिलरली यहाँ बताओ बेटा,
यहाँ एक एज से करंट एंटर हो रही है आपकी और दूसरे एज से करंट बाहर जा रही है क्या, दैट मीन्स यहाँ भी आंसर कितना आएगा आपका 0। यहाँ भी चेक करते हैं, एक एज से करंट एंटर हो रही है तो दूसरे एज से करंट बेटा बाहर जा रही है क्या, दैट मीन्स यहाँ भी सेंटर पे आंसर कितना आएगा हमारा 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आंसर कितना आएगा लिखेंगे अपन b = 0। आंसर कितना आएगा बेटा b = 0। तो इस प्रकार ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो जिससे कि ये हर बच्चे की समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ कुछ नई वीडियोज़ के साथ में। आज के लिए इतना ही।